हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इग्नू संजीवनी। और इग्नू संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग अपने एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सेशन रहने वाला है वो है दिसंबर 2022 का। और गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपकी दुनिया में खुशियाँ लाए। ठीक है, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। लड़के समझ गए होंगे। चलिए, तो गाइज देखिए, सो सॉरी, और एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए। यार देखो, हिंदी में ना मुझे खुद भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं भी जब अपने फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने प्रिपेयर किया था एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, तो मैंने ना इंग्लिश में ही प्रिपेयर किया था। मुझे इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी लगती है हिंदी से, क्योंकि हिंदी में वर्ड्स काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होती है ना बड़े स्मूथ वर्ड्स लगते हैं मुझे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर ना पीडीएफ डाल दूंगा इसी का, और वो हिंदी में होगा। आप लोग वहां से जाके पढ़ लीजिए। सो सॉरी गाइज, मैं हिंदी में कंटेंट नहीं बना पा रहा, लेकिन कल देखिए, सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। कल ना मैं आप लोग के पेपर से पहले 25-25 क्वेश्चंस दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए करवाऊंगा। सेम क्वेश्चंस 25। ठीक है, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से 18 क्वेश्चंस पक्का फंसेंगे, तो पासिंग मार्क्स तो वहां से तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो उन 25 में से। ठीक है गाइज, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अपने जितने भी यार दोस्त हो उन सभी को शेयर कर देना। और गाइज, हिंदी मीडियम वालों, एक बार फिर से सो सॉरी, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। वेबसाइट के ऊपर जाके मैं अपलोड कर दूंगा इसका पीडीएफ हिंदी मीडियम के अंदर, और आप लोग वहां से पढ़ लीजिए, बाकी यहाँ से समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। अब डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसने डेवलप किया था, तो वो है फ्रेडरिक रशेल। ठीक है, फ्रेडरिक रशेल, इनका नाम याद रखिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो जो सतत पोषणीय विकास होता है ना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर आप नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके अंदर ना क्लाइमेट एक्शन कोई गोल नहीं था। एक बार ना आप 17 ये जो डेवलपमेंट्स गोल है इनको गूगल कीजिएगा, व्हाट वर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे ना एक क्वेश्चन जरूर टपक ही जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। तो गाइज देखो, यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल लेक लिखा गया है। आर्टिफिशियल लेक का मतलब क्या है कि जो कृत्रिमी झीलें हैं, मतलब जिन्हें मानव ने खुद बनाया, ह्यूमंस ने खुद बनाया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन मॉडिफाइड, जिसे ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है। तो जो सेंचुरीज होते हैं ना, उसको ह्यूमन मॉडिफाई करते हैं। वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनको बस ह्यूमन थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और उसके अंदर जो जानवरों के लिए हैबिटेट जैसी कंडीशंस को डेवलप करते हैं, जिससे वो वहां पे रह सके प्रोटेक्टेड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ पोजीशन इन अ फूड चेन। तो देखिए, फूड चेन के अंदर कौन सी पोजीशन डेवलप की जाती है। तो देखो, इनमें से देखो, कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, बायोटिक कम्युनिटी, ये सारे जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चेन दिखाई थी जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद ट्रॉपिक लेवल आता है। ठीक है, फिर अपना कार्निवोर्स आते हैं, है ना। तो गाइज देखो, इसका सिंपल सा आंसर है ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि वही फूड चेन के अंदर आता है। ये पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोटिक लेवल आता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट इज नोन एज। अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो यहाँ देखो, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोजन इससे मिलता जुलता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर, हाइड्रो ही होता है उसका, सिनोनियम ही है एक तरीके से। सल्फर गैस इन एन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए, सल्फर गैस होती है ना, तो सल्फर गैसियस भी है और सेडिमेंट्री साइकिल भी है। कैसे, देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड रेन्स के बारे में। तो जो एसिड रेन्स होती है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हमारे नेचुरल के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो उनसे आप लोगों को पता है कितना ज्यादा सल्फर रिलीज होता है ना। तो सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल बोथ, जो सल्फर साइकिल है उन एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सल्फर के बारे में भी अच्छे से याद रखिएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, तो गाइज देखिए, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के ऊपर आते हैं हर्बीवोर्स।
ठीक है, और उसके ऊपर आते हैं कार्निवोर्स। देखिए ये जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो उन्हें खाते हैं घास वास को, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवोर्स। तो इन्हें भी एक बार अच्छे से याद रखिएगा, और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका एक चार्ट भी रख रखा है, उसे भी देख लीजिएगा एक बार आप लोग अच्छे से, क्योंकि 2 क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट सॉल्व कीजिए। और गाइज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कल इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की सीरीज होगी, बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। और चलो गाइज एक टारगेट रखने की कोशिश करते हैं, कल तक में 500 सब्सक्राइबर। क्या लगता है आप लोगों को हो पाएगा? देखते हैं, क्योंकि इतने व्यूज तो आजकल आ जाते हैं। देखते हैं यार, सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो आप लोग। चलिए, इन कॉनिफेरियस फॉरेस्ट द सॉइल इज। देखिए कॉनिफेरियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा जहाँ पे जो समर होती है बहुत कम होती है और विंटर ज्यादा होती है, वहाँ के प्लांट ना अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो उनके ना जो लीव्स होते हैं वो स्पाइक्स होते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं ना वहाँ पे कोन्स लगे हुए आते हैं। ठीक है, जैसे पाइन ट्री है ना, पाइन ट्री, पाइन ट्री इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो जो कॉन्फेरियस फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ की सॉइल ना एसिडिक होती है और मिनरल डेफिशिएंट होती है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल, कैमेलियन एगामिड्स एंड गीकोस आर फाउंड इन। तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के अंदर देखो मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत डाइवर्सिटी फाउंड होती है, प्लांट्स की भी और स्पीशीज की भी, एनिमल्स वगैरह की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following excrete very concentrated urine and does not use water for temperature regulation and can live in the desert without drinking water? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि डेजर्ट में जो बिना ड्रिंकिंग वाटर के रह सकता है वो है कैमल। पर गाइज आप लोगों को एक फैक्ट नहीं पता कि कैमल 10 दिन तक या 15 दिन तक ही 15 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, और उसके लिए भी उसको पहले पानी पीना पड़ता है, फिर उसे अपने हम्प में स्टोर करता है। लेकिन ये जो नॉक्टर्नल रोडेंट है ना गाइज, देखो ये काफी दिन तक बिना पानी पिए डेजर्ट में रह सकता है, और ये काफी कंसंट्रेटेड यूरिन को वो करता है, एक्सक्रीट करता है। तो इसे एक बार अच्छे से याद रखना, नॉक्टर्नल रोडेंट। Unattached aquatic plant which live at the air water interface is known as। तो न्यूस्टन। गाइज ये क्वेश्चन ना पिछले वाले में भी रिपीट हुआ है, 2023 का मैंने जो सॉल्व किया है उसके अंदर भी देखना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अनअटैच्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर और एयर के इंटरफेस पे रहता है उसको क्या कहते हैं, तो वो है न्यूस्टन। What is the percentage of fresh water where global distribution of water resources is considered? तो देखिए जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर रिसोर्सेज का, उसके अंदर फ्रेश वाटर के कितने परसेंटेज है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो फ्रेश वाटर आप सभी को पता है बहुत कम अवेलेबल है, तो इसका आंसर देखिए लेस देन 3%। ये ना एक तरीके से हम नेचुरली भी दिमाग लगा सकते हैं जनरली, क्योंकि जो वाटर है काफी प्रीशियस है और काफी कम मात्रा में फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है। तो इसका आंसर है लेस देन 3%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल। देखिए नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि जो दोबारा से नहीं बन सकता, वाइल्ड लाइफ बन सकता है, वाटर तो नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी है, और वाइल्ड लाइफ भी रिन्यूएबल है। रिप्रोडक्शन अगर उनका बढ़ता जाए तो वो तो बनता रहेगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो भी होगी। फॉरेस्ट अगर आप और ज्यादा प्लांट उगाते रहेंगे तो वो चलता रहेगा, आप उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन ये जो मिनरल डिपॉजिट होता है ना, एक बार अगर आप उसको हटाना शुरू कर देना तो वो दोबारा से रिन्यू नहीं होता वहां पे। ठीक है गाइज, तो इसका करेक्ट आंसर है नो, मिनरल डिपॉजिट, ये नॉन रिन्यूएबल है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, दो समुद्र पानी के, जो समुद्री पानी होता है उसका खारापन कितना होता है, 3 to 5%। इसको भी एक बार अच्छे से याद रखिएगा। Which one of the following is not achieved by addition of manure? अच्छा आप मिट्टी के अंदर खाद मिलाते हैं तो उससे देखिए हमें अच्छा एक स्टेबल एग्रीगेट स्ट्रक्चर मिलता है, बिल्कुल सही है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, इम्प्रूव्ड कंसीवनेस ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब सॉइल अच्छी तरीके से क्रॉप्स को अटेन कर पाती है। देखिए इंक्रीज इन वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, अब आपको लगता है कि खाद मिला दोगे तो पानी ज्यादा सूखने लगेगी, मतलब आप सॉइल का नेचर ही चेंज कर रहे हो। क्योंकि कितनी सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल के अंदर मैं बहुत ज्यादा मैन्योर मिला रहा हूँ, आपको लगता है उसकी वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्लेई सॉइल होता है जो सबसे ज्यादा वाटर रिटेन करता है। तो ये इंक्रीज इन वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसके इस ऑप्शन में क्या पूछा गया कि नहीं अचीव की जा सकती, तो इसका आंसर है इंक्रीज इन वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सपोर्टिंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पार्ट नहीं है इकोलॉजिकल सिस्टम और जो अपना फॉरेस्ट फंक्शन प्रोसेस है उसका। तो देखिए एक्ट एज अ कार्बन सिंक। अब फॉरेस्ट आपको लगता है कि कार्बन सिंक की तरह क्या कहते हैं एक्ट करता है, मतलब एक्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। ठीक है, लेकिन सिंक तो नहीं करता,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक अलग साइकिल है। लेकिन चेक द सॉइल इरोजन, वो सॉइल इरोजन को चेक करना सही है, इसका पार्ट है इकोलॉजिकल सिस्टम एंड फॉरेस्ट प्रोसेस का। इम्प्रूव द क्वालिटी, एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे तो उससे इकोलॉजिकल सिस्टम काफी अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा उसको, ठीक है। रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स एंड फ्लड्स, अगर हम नेचुरल हैबिटेट्स के साथ ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें तो ये साइक्लोन और फ्लड जैसी सिचुएशंस बहुत कम ही आती हैं, ठीक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है एक्ट एज अ कार्बन सिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब आपको इसके अंदर बताना है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जब हम पेड़ों को बहुत ज्यादा काटते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो देखिए उसका कॉन्सिक्वेंस है इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय प्लांट्स, ठीक है। तो अगर जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो जो ये ऑक्सीजन का इंक्रीज होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। गाइस इसकी ना फुल फॉर्म याद रख लेना, NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो एडिबल लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। ये NTFP नहीं है, ये जो एडिबल लीव्स एंड फ्लावर्स हैं ये NTFP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज करेक्ट। तो देखिए कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जस्ट अ फैड पुश, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है गाइस। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, सॉरी सही है ये ऑप्शन। बाकी ये जो ऊपर के ऑप्शंस हैं ये गलत हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि ये देखिए ये ना लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बीटी कॉटन आप प्लांट करें ना करें इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा अपनी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। वो तो एज सच कोई रोल नहीं प्ले कर रही। तो कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जस्ट अ फैड प्लस पश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम विद हायर डाइवर्सिटी विल बी मोर फर्जाइल एंड सेंसिटिव। अब देखो इकोसिस्टम कभी स्टेबल नहीं रहता, अगर उसके अंदर आप एक चीज को हिलाएंगे ना तो उसकी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो सेंसिटिव जरूर होता है जो इकोसिस्टम अगर हायर डाइवर्सिटी है उसके अंदर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली। तो ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर ऐसे कौन से जानवर है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो है राइनोसिरस। क्या कौन से हैं, राइनोसिरस, इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। Which one of the following is not a biodiversity hotspot? तो देखिए वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हिमालयाज भी है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है, लेकिन ये जो विंध्यास एंड सतपुरा है ना रीजन मध्य प्रदेश के, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया आर मेट बाय द नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस से जो एनर्जी की पूर्ति होती है इंडिया में वो कितने परसेंट है, तो वो अबाउट 7%, 7% के आसपास जो एनर्जी नीड होती है वो नेचुरल गैस से पूरी की जाती है इंडिया में। स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ, जो स्लज गैस होती है उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, तो स्लज गैस ना देखो नेचुरल गैसेस होती है, नेचुरल गैसेस के अंदर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है CH4, मीथेन, ठीक है। तो मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गोबर गैस वगैरह भी होती है ना, इनके अंदर भी मीथेन पाया जाता है, CH4। तो ये बेसिक है, अगर आप कोई भी जैसे वो होता है ना प्रोडक्ट, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसको आप वो करना चाहेंगे डिकम्पोज, तो उसके अंदर से जो गैस आएगी ना वो सबसे पहले मीथेन ही आएगी, CH4। और ये कंबस्टिबल होती है, मतलब जलाने योग्य होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब गाइस देखो नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, जिसको हमें कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो बहुत एविडेंट है और खत्म नहीं होने वाला है। जैसे आपको लगता है सोलर एनर्जी, मतलब जो सूरज है वो कभी खत्म होगा, विंड चलना बंद होगी, नहीं होगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट अ नॉन कन्वेंशनल। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉट, हम इसको अवॉइड करते हैं और जैसे नॉन कन्वेंशनल देखेंगे सोलर एनर्जी को टिक मार के आ जाएंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स देखो इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है, तो नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो है फॉसिल फ्यूल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स। अच्छा देखिए डैम्स बनाने से एक ऐसा इफेक्ट बताइए जो नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है डैम का। तो इंक्रीज इन अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऑफ सराउंडिंग रीजन। अब आपने डैम बनाया कहीं पे, ठीक है, तो जैसे जो रीजन होता है वहां से आप देखते हैं कि हम लोग एक बड़े से स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, तो आपको लगता मतलब बनाते हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिससे पानी को हम स्टोर कर जा सके, ठीक है। डैम्स का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आपको उससे लगता है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा वहां का, ठीक है।
तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत है, तो इसके हिसाब से ये ट्रू हो जाने वाला है। ठीक है, फोस्टरिंग इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर कंजर्वेशन विच हैज बीन फाउंड सक्सेसफुल इन। देखिए फोस्टरिंग एक टेक्निक होती है कंजर्व करने की किसी स्पीशीज को, तो जो वूपिंग क्रेन है ना उनके लिए सबसे सक्सेसफुल पाई गई, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2023 में भी रिपीट हुआ जून में, और ये दिसंबर 2022 में भी आया। तो इसको एक बार अच्छे से याद करना, वूपिंग क्रेन। मैनग्रोव्स इन द कोस्टल एरियाज वर्क्स अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज। अब देखो मैनग्रोव्स जो होते हैं ना कोस्टल एरियाज में, जहाँ जो समुद्र के आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा पाए जाते हैं, और ये सॉइल इरोजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका एक स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ना जिससे ये एक्ट करते हैं एक ऐसे मतलब क्या कहेंगे, गार्ड की तरह एक्ट करते हैं और मिट्टी को रोक के रखते हैं। ठीक है, तो नेचुरल बलवॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव स्पीसीज इन इंडिया। तो देखिए वाटर हायासिंथ ये इंडिया की नहीं थी, ये एक फॉरेन स्पीशीज है। कांग्रेस ग्रास, जब इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बुरे संकट थे, मतलब जब खाने वाने की कमी थी, तो जो बाहर देश से गेहूं वगैरह आया था ना, उसके अंदर एक ग्रास आई थी। ठीक है, वो इन्वेसिव स्पीशीज थी, उसी को कहा जाता है कांग्रेस ग्रास। और नीम ट्री, इसके अंदर क्या पूछा है, नॉट एन इन्वेसिव स्पीशीज, मतलब जो यहाँ बाहरी स्पीशीज नहीं है, विदेशी स्पीशीज नहीं है, तो नीम ट्री इंडिया की ही है गाइस, तो इसका आंसर है नीम ट्री। चलिए, बफर जोन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिजर्व्ड एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बफर जोन। अब देखिए बफर जोन इसलिए बनाया जाता है ना कि हम किसी चीज को प्रिजर्व कर सके, बचा सके। ठीक है, जो प्रिजर्व्ड एरिया होते हैं जहाँ पे हंटिंग वगैरह अलाउड नहीं होती। अब देखो हंटिंग इज परमिटेड इन द जोन, आपको लगता है कि आप किसी चीज को कंजर्व करने के लिए किसी एरिया को रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हंटिंग अलाउड होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हंटिंग इज परमिटेड इन दिस जोन। ये बिल्कुल ही वहां का फंक्शन नहीं है एक बफर जोन का। चलिए, द साइज ऑफ रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, आरएसपीएम का जो साइज होता है, मतलब जो अपना नेचर है उसके अंदर कुछ पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड होते हैं। जब आप गैसेस को इनहेल करते हो ना, तो कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, वो भी तो उसके साथ आप इनहेल कर लेते हो, तो उनका साइज क्या होता है, तो 10 से 10 टू 20 माइक्रोमीटर्स। गाइस देखो ये माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए, तो उन्हें उतने साइज के पार्टिकल्स को आप इनहेल कर लेते हो। द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर, तो उसे कहा जाता है बायो कंसंट्रेशन। ठीक है, जो ये पॉलिटिकल होते हैं ये अधिकतर बायो बायो होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बायो कंसंट्रेशन, ये एक साइंटिफिक टर्म है, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना। द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर is called bioconcentration. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ज्यादा मात्रा में भी कार्बन डाइऑक्साइड काफी हार्मफुल होता है। देखो आप लोगों को ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता होगा कि जैसे पॉल्यूशन होता है ना, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो वही क्या कहते हैं पॉल्यूशन कहलाएगा। अब मान लो नाइट्रोजन 78% कंसिस्ट रहता है, अगर मैं आपसे बोलूं 100% नाइट्रोजन है, तो वो पॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, या मान लो 50% नाइट्रोजन है, तो पॉल्यूशन है या नहीं है, तो गाइज वो भी पॉल्यूशन में आता है। क्योंकि देखो एक ना क्वांटिटी जो पहले से रहती है, हमें उस क्वांटिटी को मेंटेन करना पड़ता है, तभी एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। अगर क्वांटिटी कम होती है, ज्यादा होती है, तो वो पॉल्यूशन के अंदर आता है। तो गाइज ठीक है, आप लोग ना एक बार ये मैंने ऐसे ही बोला है आपको, मतलब नॉलेज के लिए, इन जस्ट फैक्ट, तो इसे एक बार अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, हाई लेवल ऑफ बीओडी इंडिकेट्स, तो बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये ऑक्सीजन डिमांड होती है, जैसे 1 kg अगर कोई बायोलॉजिकल वेस्ट है ना, उसको डिसॉल्व करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हाई बीओडी है तो क्या बताएगा कि जो उसके अंदर जो लेवल है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, मतलब उसके अंदर ज्यादा है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसके अंदर वो ज्यादा है, और वो ज्यादा मतलब पॉल्यूटेड है। चलिए अगला क्या है 35, अंडरग्राउंड डिस्पोजल इज प्रिफर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ। देखिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्टेज, हजार्डियस वेस्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है गाइस, तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए यूजफुल है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। आपने वो पिक्चर देखी होगी परमाणु, उसके अंदर जब वो इंडिया टेस्ट करता है अपने एटॉमिक बम्स को, ठीक है, परमाणु बमों को, तो उनको देखना राजस्थान में मिट्टी के नीचे ही करता है, पोखरन के अंदर। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो सबसे अच्छी जगह होती है उनको डिस्पोज करने की।
रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट बिलो सिंगल यूज प्लास्टिक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखिए, ये प्लास्टिक्स हुआ, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं ना, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। तो देखिए, दे क्लॉग ड्रेन, वो जो नालियां वगैरह होती है उनको रोक देते हैं, ठीक है। दे हार्म एनिमल, सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल हार्म करते हैं एनिमल्स को, ठीक है। दे कैन डिग्रेड इजीली, आपको लगता है कि जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं बहुत इजीली? बिल्कुल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, 1, 2 एंड 4। दे कॉज फ्लड इन सिटीज, अब आपको लगता है इनसे बाढ़ आ सकती है सिंगल यूज प्लास्टिक से? बिल्कुल नहीं आ सकती यार। यूटोरिफिकेशन इन वाटर बॉडी इज कॉज्ड बाय, तो देखिए यूटोरिफिकेशन एक प्रोसेस है जो वाटर बॉडीज के अंदर किसकी वजह से हो जाती है, वो फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीएफसी? सीएफसी क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो अपने एसी होते हैं, जितने भी कूलिंग सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनके अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। दे आर अनअफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशंस इन अपर एटमॉस्फेयर, तो ये जो ऑप्शंस है ये बिल्कुल गलत है। यूवी के बारे में, वो इफेक्ट होती हैं यूवी रेडिएशन से, ठीक है। इसी वजह से ओजोन डिप्लेशन वगैरह होता है हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंसंट्रेशन? अच्छा देखिए, ओजोन की कंसंट्रेशन मतलब ओजोन कितने अमाउंट में है, उसको किसमें मेजर किया जाता है? तो वो है डॉप्सन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस? तो जो सोलर रेडिएशन आती है ना, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस उसके कितने परसेंट को अब्सॉर्ब करती है? तो उसका आंसर है 20%, ठीक है गाइज। द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन द ईयर 1976, ठीक है। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बना था, प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1976। अगला है द व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? तो वो 1972 में हुआ था। which one of the following is not one of the 17 categories of polluting industries identified by the pollution control board? तो देखिए, फूड प्रोसेसिंग, इनसे ना कोई भी ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, क्या पॉल्यूशन की कैटेगरीज में नहीं आती। प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2100 वुड बी, तो 2100 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी प्रोजेक्ट की गई? तो 11 से 2 बिलियन तक, ठीक है, इसके बिटवीन की गई है। मैच द फॉलोइंग। अच्छा देखिए, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस और कैटेगरी, स्ट्रेस, स्ट्रेस साइकोलॉजिकल होता है, टॉक्सिन्स केमिकल से होते हैं, नॉइस फिजिकल होता है, एलर्जन बायोलॉजिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? जो ए का 2 हो साइकोलॉजिकल, ठीक है, और बी का 4 हो, तो ये सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया डज नॉट फॉल अंडर सेस्मिक जोन? तो सेस्मिक जोन के अंदर ये जो बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अच्छा देखना, ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, इनमें काफी कम वो आते हैं, भूकंप आते हैं। और सेस्मिक जोन कहाँ होते हैं? जहाँ पे ज्यादा भूकंप अकर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। चलिए, चंडी प्रसाद भट्ट वॉज एसोसिएटेड विद, तो चंडी प्रसाद भट्ट थे जो चिपको मूवमेंट था उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने, तो ये है चिपको मूवमेंट। द टीचिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वैल्यू एंड राइट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर यूजफुल और नॉट, तो इसे कहा जाता है बायोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो उस टीचिंग को बताइए जिसमें कहा जाता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैल्यू और राइट है, चाहे वो यूजफुल हो और ना हो, तो उसको कहा जाता है बायोसेंट्रिज्म, ठीक है। यूजिंग इंग्लिश ओनली मटेरियल फॉर कम्युनिकेशन टू नन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। अब मानिए कहीं पे कोई सुनवाई वगैरह हो रही है, तो वहां पे खाली इंग्लिश मटेरियल्स का यूज हो रहा है ना, और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है। अब मतलब जैसे आप जर्मनी में जाएं और वहां पे जाके आप इंग्लिश बोलने लगा, मान लीजिए कि वहां की जो ऑडियंस है वो इंग्लिश ही नहीं बोलती, तो उसे कहा जाता है प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। Which one of the following is not an एनविस सेंटर? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, मुंबई में जो है वो एनविस का सेंटर नहीं है, ठीक है गाइज। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ये 2022 का अपना पेपर सॉल्व हो चुका है, और गाइज हमने 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा, तो आप बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखना। और गाइज आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखता हूँ, 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए मेरे। 134 है, देखते हैं यार कितनी पावर है यूट्यूब के अंदर, और आई होप मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज आप वेबसाइट पे जाके विजिट करें, आपको इसका PDF वहां पे भी मिल जाएगा, और इंग्लिश वालों आपको भी मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बोल सकते हैं, वेबसाइट में देखना नीचे जाओगे ना, स्क्रॉल डाउन करोगे, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज।